देश का पहला और सबसे बड़ा स्पॉट एक्सचेंज NSEL ने अपने प्लेटफॉर्म पर सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। सेटलमेंट के लिए भी कारोबारियों को 15 दिन का इंतजार करना होगा। एक्सचेंज के इस कदम से पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया। NSEL की प्रमोटर कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का शेयर 60% से ज्यादा लुढ़का। कई ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर भी टूट गए। सबकी जबान पर एक ही सवाल है, आखिर हुआ क्या NSEL में? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। और इस खास पेशकश में हमारे साथ हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अर्नब पंड्या जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सबसे पहले ऑफ कोर्स सब बहुत ही ज्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर NSEL है क्या। सबसे पहले अगर आप ये समझाएं। देखिए, ये एक स्पॉट ट्रेडिंग एक्सचेंज है। जनरली होता है ये कि अलग अलग तरह के एक्सचेंज होते हैं, इक्विटी के होते हैं, कमोडिटीज के होते हैं, करेंसी के होते हैं। इस एक्सचेंज में होता है कि एक्चुअली कमोडिटीज की फिजिकल ट्रेडिंग होती है। होता है कि आप चाहें तो फिजिकली कमोडिटीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में ये कारोबार होता है। देश भर में अलग अलग APMC जिन्हें हम मंडी के नाम से जानते हैं, अलग अलग 20-25 राज्यों में अलग अलग मंडियां हैं जिनके साथ इनका कारोबार टाई अप है। कोई अगर एक कारोबारी किसी कमोडिटी को बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आकर आप ट्रेड कर सकते हैं। आप बेचना चाहें बेच दें, दूसरा खरीद लेगा, और जो कुछ भी कमोडिटीज है जिसे बेचा या खरीदा जा रहा है वो एक नियत गोडाउन में, जो भी एक्सचेंजेस के अलग अलग डेजिग्नेटेड गोडाउन्स हैं, वहां वो कमोडिटी पड़ी रहती है, और उसके बाद इनका सेटलमेंट होता है। अब अलग अलग तरीके हैं सेटलमेंट के, डेट्स अलग अलग होती है, उसी को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर सिर्फ एक लाइन में आपको ये समझना हो कि एक्सचेंज क्या है, तो ये फिजिकल कमोडिटीज की ट्रेडिंग करने का एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। बिल्कुल, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा हड़कंप मचा? आज हुआ ये कि एक्सचेंज ने ये डिसाइड किया कि अब हम सौदे आगे नहीं करेंगे। ठीक है। होता ये था कि पहले जो सौदे होते थे वो T+15, 20, 30, 35 डेज अलग अलग दिनों के होते थे। अब दिक्कत यहीं पर आती हुई दिख रही है। दिक्कत यह थी कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिन्होंने 15 दिन पहले एक सर्कुलर निकाला था, उनका यह कहना था कि आप स्पॉट मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इलीगल है। स्पॉट मार्केट में होता क्या है, आपको सौदा करने का एक ही तरीका है, आज आप ट्रेड करिए, कल उसका पैसा दे दीजिए, या फिर कमोडिटीज की डिलीवरी ले लीजिए, यानी कि T+1। अब बजाय T+1 के आप T+20, T+30, T+40 कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और स्पॉट एक्सचेंज में इस वक्त फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। अब इनका रेगुलेटर वैसे होता है FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, लेकिन FMC ने जो अप्रूवल दी है वो सिर्फ 10 दिनों तक की दी है। 10 दिनों से ज्यादा के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर भी नहीं हो सकते। तो फिर दिक्कत यह है कि जब अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउ नहीं है, तो आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद कीजिए या इनकी ड्यूरेशन कम कीजिए। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह डायरेक्शन दिया कि आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर T+1 पर आ जाइए। अब दिक्कत कहां आती है, अगर किसी फाइनेंसर ने 30 दिन या 40 दिन के लिए पैसा लगाया है, और सामने जो कोई भी दूसरी पार्टी है जिसने फाइनेंसिंग ली है, उसने 30 या 40 दिन के लिए फाइनेंसिंग ली है, अचानक आप उसे 40 दिन के बाद बोलें कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, आप कल ही वापस पैसा लेकर आइए, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की समस्या तो आएगी। और जाहिर सी बात है कि जो फाइनेंसिंग ले रहा है उस आदमी के पास रिसोर्सेज कम है, तो ऐसे में एक्सचेंज को दिक्कत आती हुई नजर आई। तब एक्सचेंज ने यह डिसाइड किया कि हम एक बार इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक रहे हैं, और जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, जैसे जैसे उनकी सेटलमेंट डेट आएगी हम उन्हें सेटलमेंट करेंगे। और इसमें दिक्कत ये आई है कि एक्सचेंज ने कहा कि अब इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। सपोज आपको आज पैसा मिलना था, तो एक्सचेंज का ये कहना है कि 15 दिन का आप एक्सटेंशन या यूं कहें कि ग्रेस पीरियड दीजिए, जिसमें आपका सेटलमेंट हो सके। और इसी पूरे डेवलपमेंट के बीच में आज ये नई समस्या पैदा हुई है। बिल्कुल, तो एक थोड़ा सा लिक्विडिटी आई थिंक उसकी प्रॉब्लम आ गई। अर्नब, लेकिन ये समझाइए, क्या ये वाकई इतना गंभीर मामला लग रहा है? अगर आप देखें तो ये पूरा एक लिक्विडिटी इश्यू है। तो जब लिक्विडिटी में एक इश्यू आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फंड्स फ्लो है पूरे सिस्टम में वो रुक जाता है। तो इन्वेस्टर्स को वहां से अगर पैसा नहीं आता है तो पहली बात तो यह है कि उनको एक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा पूरा सिस्टम को देखें तो क्लैरिटी नहीं है आज कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट इज एक्सेप्टेबल। तो उस हिसाब से अगर ऐसा कंफ्यूजन रहता है तो इन्वेस्टर्स को उतना भी पता नहीं होता कि आगे चल के उनको कौन सी बड़ी रिस्क होगी, क्या उनके पैसे जो है अब फंसे हुए हैं
या जो वापस अभी नहीं आए हैं वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब प्रश्न उनके माइंड में होता है। तो टेम्पररीली ये एक लिक्विडिटी इश्यू है तो उतना सीरियस नहीं है, पर जब तक इन्वेस्टर्स के हाथ में या जो प्लेयर्स हैं उनके हाथ में पैसा नहीं आता तब तक उनके लिए तो चिंता बनी रहेगी। बिल्कुल, तो एक पैनिक ऑफ कोर्स हमने एक मार्केट में देखा है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने जब NSCL से बात की तो एक्सचेंज के MD और CEO अंजनी सिन्हा ने ये कहा है कि सेटलमेंट के काम को आसानी से पूरा करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। जो भी सेटलमेंट ड्यूज है वो सबको एक रिवाइज करके उसका सेटलमेंट कैलेंडर निकाला जाए। पर्पस ये है कि एक स्मूथ सेटलमेंट, स्मूथ पे इन पे आउट इंश्योर किया जाए और किसी भी इन्वेस्टर को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। पहले हम लोग जितने भी पेंडिंग सेटलमेंट है उसको इंश्योर करेंगे कि स्मूथली सबका कंप्लीशन हो जाए पे इन और पे आउट, उसके बाद ट्रेडिंग रिज्यूम करेंगे। साथ ही मोतीलाल ओसवाल जिसका NSCL में एक्सपोजर है, उनका भी यही मानना है कि संकट इतना बड़ा नहीं है और कारोबारियों को डरने की जरूरत नहीं है। ये तो डेफिनेटली कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में नॉर्मली इट्स काइंड ऑफ आई थिंक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं जिसमें मोस्टली आई थिंक कॉर्पोरेट्स और HNS का जो लिक्विड और ट्रेजरी मनी है वो लगा हुआ है। दूसरी बात है आई थिंक जो काइंड ऑफ आई थिंक फियर जो मार्केट में जो रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ काइंड ऑफ आई थिंक एनी रीजन है मार्केट के लिए ऐसा फियर का, क्योंकि 5,500 करोड़ का जैसे नंबर आया है टोटल कमोडिटीज का, 6,200 करोड़ का उनके पास टोटल कमोडिटी वैल्यूज है, प्लस स्टेट ग्रांट रिफंड है, प्लस आई थिंक काइंड ऑफ एक्सचेंज का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि फियर ऑफ अननोन कुछ ज्यादा है। मुझे डेफिनेटली न तो कोई डिफॉल्ट की ऐसा प्रॉब्लम लगती है, न कोई ऐसा कोई मार्केटिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है। यस, बड़ा सिस्टम जब चेंज होता है, जैसे इन्होंने आई थिंक लास्ट वीक में कुछ ट्रेड जो है वो चेंज किए थे स्लाइटली फ्रॉम टू 11 डेज कॉन्ट्रैक्ट, सो उसमें मार्केट को इंटरेस्ट नहीं आया। सो एवरीबडी एक्चुअली वांटेड टू विड्रॉ मनी बिकॉज 11 डे कॉन्ट्रैक्ट इज न्यू वन। सो टेम्परली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इश्यू है, बट डेफिनेटली मार्केट मैकेनिज्म और एनी काइंड ऑफ आई थिंक डिफॉल्ट का मुझे बिल्कुल लगता है। आसिफ सी मेहता की MD दीना मेहता के मुताबिक निवेशक घबराए नहीं, निवेशकों का निवेश डूबेगा नहीं। पे आउट नहीं होता है तो लोगों में एक डर सा फैल जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगैलिटी वगैरह है इनको लेकर कई दिनों से बातें चल रही है, क्योंकि FMC ने भी कुछ बताया था कि ये लॉ में है, उस तरह से ये नहीं हो रहे हैं। तो ये इसको लगकर लोगों में काफी घबराहट होकर लोग पैसे विड्रॉ करने की मतलब बात हो रही थी। तो ये सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ा ये हो गया है कि पैसे डिले हो जाएंगे। जिस तरह से सुबह से बात हो रही है, एक्सचेंज के लोगों से भी बात हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई लिक्विड मतलब कोई पैसे डूबने वाली बात है। लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद समझेंगे कि आखिर ये दिक्कत पैदा क्यों हुई, स्पॉट एक्सचेंज का कोई रेगुलेशन है भी या नहीं। वेलकम बैक। आज पूरे बाजार में NSCL ने एक हड़कंप सा मचा दिया और हम पता लगा रहे हैं कि आखिर NSCL में हुआ क्या है। हमारे साथ CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अर्नब पंड्या बने हुए हैं। अनिल जी, ऑफ कोर्स हमने बात की कि एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, सभी जानकारों ने भी ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और निवेशकों का पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन अगर आप ये समझा सके कि एग्जैक्टली क्वांटम क्या है इस गड़बड़ का और कितना पैसा स्टेक पे लगा हुआ है। देखिए, इस वक्त जो एक्सचेंज में ओपन पोजीशन है वो लगभग 5,500 करोड़ के आसपास है। 5 से 6,000 करोड़ के बीच में कोई भी आप फिगर मान लीजिए, 5,500 करोड़ के आसपास है। उसके सामने जो अंडरलाइंग कमोडिटीज है, जो स्टॉक पड़ा है, उसकी वैल्यू शायद 6,500 करोड़ के आसपास है। तो यानी कि आपके पास 1,200 करोड़ का बफर है, जितनी कॉन्ट्रैक्ट है उससे ज्यादा की वैल्यू है कमोडिटीज की। दूसरी बात, 800 से 900 करोड़ का ट्रेड गारंटी फंड है। अब दिक्कत कहाँ आती है, अगर ऐसा हो कि जिस किसी पार्टी ने ये फाइनेंसिंग ली है वो अगर ड्यू डेट पर पैसा न दे पाए, डिले करे, तो एक्सचेंज के पास ऑप्शन क्या है। एक्सचेंज ये करेगा, पहली बात लीगल प्रोसीडिंग लेगा। दूसरी बात, जो कोई भी कमोडिटीज उनके पास पड़ी है उस कमोडिटीज को वो बेचने की कोशिश करेगा, ऑक्शन करने की कोशिश करेगा और उससे पैसे जुटाएगा। अब हो सकता है जो प्राइस उन्होंने समझी हो उस प्राइस से कम पैसा आता दिखे, या फिर जो कमोडिटीज जो क्वालिटी आप समझ रहे थे वो क्वालिटी न निकले, या जितनी क्वांटिटी आप समझ रहे थे उससे कम निकले, तो ऐसे में हो सकता है शॉर्टफॉल हो। तो पहली बात तो ये कि एक शॉर्टफॉल होने की आशंका बनी रहती है
कि आप पूरा पैसा रियलाइज कर पाएंगे या नहीं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वहां पर थोड़ा सा गैप हो जाएगा। अब ये गैप क्या कमोडिटीज के जो वैल्यू है, स्टॉक की जो वैल्यू है 700-800 हजार करोड़ की जो ज्यादा है, और प्लस ट्रेड गारंटी फंड, ये दोनों मिलकर इस बफर को पूरा कर सकते हैं या ये नहीं कर पाएंगे, ये देखना होगा। उसके बेसिस पर ये डिसाइड हो पाएगा कि वाकई में जो कुछ भी फाइनेंसर्स हैं, जो कुछ भी लोग जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है, उनका पैसा उन्हें पूरा मिल पाता है या नहीं। तो ये एक प्रोसेस के बाद पता चलेगा। और शायद एक्सचेंज ने जो 15 दिन तक सेटलमेंट को आगे सरकाया है, उसके पीछे बड़ी वजह यही कि सेटलमेंट आज हो रहा है, हमें पता है आज का आज पैसा नहीं आने वाला है, हम अगले 10 या 15 दिन में इन लोगों से पैसा वसूलने की कोशिश करेंगे, जाएंगे, मांगेंगे, नहीं दे पाएंगे तो उनकी कमोडिटीज को बेचने की कोशिश करेंगे, ऑक्शन करने की कोशिश करेंगे और उससे पैसा लेंगे। तो अल्टीमेटली डिले तो होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डिफॉल्ट होगा या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन कुशन एक्सचेंज के हिसाब से है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऑन द स्पॉट जाकर आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में उतनी कमोडिटीज है, उस क्वालिटी की है, उतना एक्सचेंज के कंट्रोल में है या नहीं, इसका किसी को पता नहीं। बिल्कुल अर्नब, और इनफैक्ट डर शायद बाजार में यही है कि 62 करोड़ का स्टॉक पड़ा है वेयरहाउसेस में, ऐसा कहा जा रहा है। 6200 करोड़ का। लेकिन क्या वेयरहाउसेस में ये स्टॉक है या नहीं, ये कहां से पता लगेगा? आई मीन ऑन रिकॉर्ड तो आपको पता है कि ये एक फिगर दी गई है, लेकिन एक्चुअली वेयरहाउसेस में है या नहीं, ये किसको पता? हाँ जी, तो ये पहले डिटरमाइन करना होगा कि कितना स्टॉक है, उसकी किस प्रकार की सेल हो सकती है, क्योंकि अगर शॉर्टफॉल आए तो यही नौबत आएगी कि आपको वो स्टॉक बेचने पड़े। तो उसकी प्रेजेंस, सर्टिफाइड प्रेजेंस, और दूसरी बात कि कितना समय लगता है, क्योंकि ऐसे माहौल में क्या होता है कभी कभी कि आपको अगर नॉर्मल केस में अगर आप ये स्टॉक कई दिनों में बेच सकते हैं, तो इस प्रकार की क्राइसिस में शायद आपको ज्यादा समय लगे, क्योंकि मार्केट भी ये समझता है कि किस प्रकार का ओवरऑल कंडीशन और सिचुएशन है। तो कितना समय लगता है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस प्रकार का क्वालिटी स्टॉक है, और अल्टीमेटली उसकी वैल्यूएशन क्या आज है और जब वो रियलाइज करते हैं तब क्या आती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जिसके आधार पे पता चलेगा कि इन दी एंड कितना अमाउंट वापस आता है। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन फिर सवाल यही आ जाता है कि आखिर स्थिति यहाँ पर पहुंची कैसे? और अभी भी अगर आप देखिए एफएमसी ने हाथ खड़े कर लिए हैं, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट आप देखिए एक ऑफन बच्चे की तरह छोड़ दिया है एनएसईएल को कि हमें नहीं पता कि हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है इनके ऊपर। ये बात सही है कि इतनी दिक्कतें आने के बाद अब ये लग रहा है कि कोई रेगुलेटर है ही नहीं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर कोई रेगुलेटर हो तो आप पहले एक्सचेंज को और उसके बाद रेगुलेटर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन जब ये ही क्लैरिटी नहीं है कि इसे रेगुलेट कौन कर रहा है, तो ये दिक्कत की बात है, इसका फिर किस तरह से आगे मामला बढ़ेगा। लेकिन एक बात तय है, अलग अलग एपीएमसीज जिन्हें आप मंडीज के तौर पर मानते हैं, 25 अलग अलग स्टेट्स में इनकी एनएसईएल की उनके साथ टाई अप है। कुछ स्टॉक उनके गोडाउन्स में पड़े हैं, कुछ प्राइवेट गोडाउन्स में होंगे। अब दिक्कत यही है कि जो कुछ स्टॉक है वो वाकई में क्या अंडरलाइंग कमोडिटीज की वैल्यू के बराबर का है, ज्यादा है, कुछ बफर है, क्वालिटी वाइज बराबर है, और प्लस अब जब ये मैसअप सामने आ रहा है तो क्या एक्सचेंज का और एक्सचेंज के लोगों का उस स्टॉक पर कंट्रोल है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अल्टीमेटली अब देखिए होगा क्या, ये बात तो पक्की तय है कि जितने लोगों ने फाइनेंस लिया है, 5,500 करोड़ की पोजीशन आज खड़ी है, फाइनेंस वही आदमी लेता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। अगर पैसे होता तो कोई 17-15% पर पैसा ही क्यों लेता? तो जिन्होंने पैसा लिया है उन्हें पैसा देने में मुश्किल तो आएगी। कुछ लोग नियत से भी खराब होते हैं कि जब इतनी दिक्कत हो रही है तो कुछ क्यों हम पैसा दें, जो होगा देखा जाएगा, सेटल करेंगे। वैसे लोग भी होते हैं, वैसे भी होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन यही रहता है कि आप उस स्टॉक को कंट्रोल में लेकर बेचे। अगर एक्सचेंज वो कर लेने में सक्षम है, काबिल है और कर पाता है, इंप्लीमेंट कर पाता है, तब तो ठीक, अदरवाइज एक्सचेंज के लिए बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ा एक्चुअली फॉल्ट यही है कि कोई रेगुलेटर यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या एक छोटे इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर एक दिक्कत की बात बन रही है? एक इन्वेस्टर और बाजार की सेहत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज टोटली और कंप्लीटली टॉक ऑफ द टाउन रहा एनएसईएल यानी कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। हमने आपको बताया एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन साथ ही कई ब्रोकरेज कंपनियों का भी पैसा एनएसईएल में फंसा हुआ है।
क्या मार्केट पर इसका कोई असर पड़ेगा और उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और एमसीएक्स में पैसा लगाया होगा? हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अर्नब पंड्या है। अर्नब, सबसे पहले ये बताइए कि जो पूरा संकट हुआ है इसमें छोटे निवेशकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या कोई नुकसान होगा और अगर होगा तो कितना? जब हम छोटे निवेशक की बात करें तो पहले तो आप पूरा इम्पैक्ट दो हिस्सों में बांट दीजिए, क्योंकि एनएसईएल का जो पूरा वर्किंग है उसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट्स है। एक तो ये स्पॉट एक्सचेंज के सभी एग्रीकल्चर और दूसरे सब कमोडिटीज, दूसरा है ये ई प्रोडक्ट्स यानी कि जो ई गोल्ड और वो सब है। तो जब छोटा निवेशक आता है तो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट लिया है तो शायद अगर उनका ये ई प्रोडक्ट्स में उनका जो इन्वेस्टमेंट है तो तभी तो ये तो पूरी तरह से वैसे ही चालू है जैसे पहले थे और वहां उनको कोई असर नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये कोई निवेशक ने इस प्रकार के ये स्पॉट एक्सचेंज में पैसे डाले हुए हैं या कोई कमोडिटी में, तो वहां अटका हुआ है, तो अभी उनको देखना पड़ेगा कि ये वापस कब आता है। और तीसरी बात यह है कि एक थोड़ा वाइडर इम्पैक्ट भी देखिए आप छोटे निवेशक को लेके, क्योंकि छोटे निवेशक सिर्फ ये स्पॉट एक्सचेंज में ही नहीं पर लेकिन काफी सारे जो रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें भी छोटे निवेशक को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर उनका कोई लेना देना भी नहीं था फिर भी जिस प्रकार से आज ये सभी स्टॉक्स इक्विटी मार्केट्स में गिरे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के हो या एमसीएक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, वहां उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से हम पूरा इम्पैक्ट इस एरियाज में हम बांट सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनरली हम छोटे निवेशकों की बहुत चिंता करते हैं और इस वाले मामले में छोटे निवेशक वो हैं जिन्होंने लाख, 2, 3, 4 या 5 लाख रुपए लगाए, क्योंकि ये पूरा मामला फाइनेंसिंग का है। और जनरली फाइनेंसिंग में जो पैसा लगाते हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर। आप देखिए एक ब्रोकरेज हाउस ने 200, 400, 500 करोड़ की फंडिंग की है। तो इसका मतलब साफ है कि इस वाले मामले में बहुत ज्यादा लोग नहीं फंसे, कम लोग फंसे, लेकिन ज्यादा बड़ा पैसा लगाए। तो अल्टीमेटली बड़े फाइनेंसर्स जो ये सोचकर पैसा लगाते हैं एक्सचेंज की फंडिंग में, ये सोचकर आते हैं। और एनएससी बीएससी में भी देखिए, एनएससी और एफएनओ में, एनएससी और बीएससी के बीच में आर्बिट्राज करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो ये मानकर चलते हैं कि हम एक एक्सचेंज पर खरीदारी का सौदा कर रहे हैं, दूसरे पर बिकवाली का सौदा कर रहे हैं, बीच में हमें सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम जो कमाने को मिल रही है वो हमारी सेफ है। और यही सोचकर उन्होंने एनएससीएल के स्पॉट एक्सचेंज में भी पैसा लगाया। तो अल्टीमेटली इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मार अगर किसी को पड़ेगी तो बड़े लोगों को पड़ेगी। बिल्कुल, वही मैं जानने की कोशिश कर रही थी। तो यानी कि आपका रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा? शायद ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, अगर फाइनेंसिंग मार्केट के लिहाज से देखें, किसी ने लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगाए तो वो एज ए फाइनेंसर रिटेल इन्वेस्टर है। बट हमारी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में वो नहीं आता। एग्जैक्टली। लेकिन अनिल जी, अब सवाल ये है कि क्या इसका इम्पैक्ट आप दूसरे एक्सचेंजेस पर पड़ता भी देख रहे हैं? सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और खास तौर से कमोडिटी एक्सचेंजेस पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अब भी ये मार्केट ऐसा है ये जो एक्सचेंजेस है पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। एफएमसी ने अपनी कोशिश की है, काफी कुछ सुधार हुए हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, मैं 93 से जब एनएससी शुरू हुआ था, 94 दिवाली के दिन से शुरू हुआ था, तब से मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं। तब से लेकर अब तक इतने बदलाव हुए हैं और हर एक्सचेंज का एक पीरियड होता है, धीरे धीरे वो इवॉल्व होते हैं, रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं। हम फिजिकल से डीमेट में आए, वैसे ही चेंजेस आप कमोडिटी मार्केट्स में भी आते हुए देखेंगे। और कई बार होता है आपकी एक्सपर्टाइज से आप सुधार कर लेते हैं, कई बार मार खाने के बाद सुधार होता है। तो जब गलतियां होती है, वो गलतियां सामने आती है तो एक्सचेंज सुधार करते हैं। तो जो कमोडिटी मार्केट में भी लगातार कुछ सट्टे होते हुए दिखे, कई कमोडिटीज में ऊपर या नीचे के सर्किट लगते हुए दिखे, और अब ये जो बातें सामने आ रही है उसको देखते हुए रेगुलेटर्स बेहतर बनेंगे, सिस्टम्स बेहतर होंगे और उनसे सुधार होंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि एक्सचेंज शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इस एक्सचेंज के खत्म होने से दूसरे एक्सचेंजेस पर भी फर्क पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इस डिसीजन पर इतना जल्दी आ जाने के पहले कुछ और सोचना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जिग्नेश शाह प्रमोटर हैं, वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं इस पूरे कारोबार का। गलतियां सबसे हो सकती है, लूप होल्स रूल्स में हो सकते हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनके ग्लोबली कई एक्सचेंजेस में स्टेक है, यहां पर बड़ी स्टेक है। तो और मामला अगर 5-7 हजार करोड़ का है और उसमें भी रिस्क पर अगर 2,000, 3,000, 2,500 करोड़ रुपए हों, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकल कर आएगा जिससे कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा मार न पड़े, एक्सचेंज को बचाया जा सके। और अल्टीमेटली एक एक्सचेंज का डूबना पूरे ही फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं। तो कुछ न कुछ प्रयास ऐसे होंगे जिसे एग्जैक्टली मैं इसी पर आने वाली थी अनिल जी। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या रास्ता बचा है एक्सचेंज के सामने? देखिए, रास्ता तो एक ही है कि जो कुछ भी आपके पास अंडरलाइन कमोडिटीज है, अगर पैसा नहीं आए
पैसा लेने की कोशिश कीजिए, लीगल प्रोसीडिंग कीजिए, जो कमोडिटीज आपके पास है उसे बेचिए और बेचकर इन्वेस्टर्स को पैसा दीजिए। अब जो शॉर्टफॉल बचा है वो कौन भरेगा? ट्रेड गारंटी फंड 700-800 करोड़ का। उसके बाद क्या? उसके बाद भी अगर 1000, 2000, 3000 करोड़ का शॉर्टफॉल रहे, आज जो स्टेटमेंट आया है एक्सचेंज की तरफ से वो साफ कहा है कि प्रोमोटर्स नहीं भरेंगे। अगर प्रोमोटर्स नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? अगर प्रोमोटर भरेंगे तो वेल एंड गुड, और प्रमोटर नहीं भरेंगे तो फिर ये इन्वेस्टर्स को मार खानी पड़ेगी। और वो मार इन्वेस्टर्स खाते हैं, कैसे खाते हैं, या सरकार उनके लिए कुछ करती है, कोई दूसरे रेगुलेटर या फिर मिनिस्ट्री उनके लिए कुछ करती है, वो देखना होगा। बट मेरा सेंस ये कि शायद दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, कोशिश हो कि इन्वेस्टर्स को मार ना पड़े और एक्सचेंज को बचाया जा सके, और ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा ना हो और निवेशकों का पैसा एटलीस्ट इसमें ना डूबे। शुक्रिया अर्नब और अनिल जी, ये सारा पर्सपेक्टिव हमें समझाने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।